अभी स्टार्ट किए हैं, 1-2 मिनट और टाइम है। थोड़ा एली वाला ग्रुप में भेजना है तो उसको पहले भेज लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, बस कुछ और स्टूडेंट को जुड़ने दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट वेट कर लेते हैं बस। चलिए, जो हमने कल तक जो भी क्लासेस में पढ़े थे, जैसे कि सिंपल मशीन क्या होता है, इफर्ट क्या होता है, लोड क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इफिशियंसी अगर ग्रेटर देन 50% या इक्वल टू 50% हो जाए तो वो मशीन को कहते हैं रिवर्सेबल मशीन। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ई रिवर्सेबल मशीन। यहाँ तक आए पहुँचे थे। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे इनपुट ऑफ मशीन, आउटपुट ऑफ मशीन, आइडियल मशीन, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग बनाए थे। आज आगे बढ़ते हैं, इससे आगे देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। क्या आप लोग तक मेरी आवाज़ जा रही है अच्छे से? वीडियो वीडियो ऑन करेंगे। मेन बात है कि हम बोर्ड पे तो पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी तक में 13 स्टूडेंट मात्र आए हैं, जो कि 45 इनरोल हुए हैं। कौन क्लास में? मेन बात है, फिजिक्स और मैथ वाले सर को उतना मोबाइल चलाने के लिए नहीं ना आता है। नहीं, मेन बात है कि सब लोग गूगल मीट से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो मेन बात है, उनको आता नहीं है, ठीक। जब वो चलाएंगे ना, उनको कोई पहले कॉल कर कह देगा कि कोई सर के बगल में बैठ कर आप ज्वाइन करा लीजिए। वो भी चाहते हैं कि हमको कोई कर दे। ऐसी बातें नहीं, वो रहते हैं एक्टिव, लेकिन कोई लोग नहीं रहते होंगे शायद, इसीलिए बच्चे के साथ ऐसा दिक्कत होता है। अच्छा ठीक है, हम सर को बोलते हैं कि सर आप जो है ना, जी बच्चे। अच्छा सीख जाएंगे, 1-2 क्लास में सीख जाएंगे। हाँ, पहले देना पड़ता है। जैसे हम अभी आप सब आदमी को 45 को दिए हुए हैं, तो कोई भी इन कर सकते हैं। अभी जैसे ही कोई खोलेंगे, यहाँ क्लास चल रहा है। हाँ हाँ, मेन प्रॉब्लम यहाँ है।
हमें ऐसा लगता है कि 45 बच्चे एक्टिव हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जब क्लास चलता है तो ये 10 गो 11 गो आते हैं। चलिए अब। हाँ बोलो बाबा। हम्म। 19 तक होगा, कोने से शुरू होगा। नहीं, नहीं पता है इसके बारे में, समझे? मेरी आवाज आप लोग की तरफ क्लियर जा रही है ना? चलिए ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना, वो एग्री वाले के लिए भी होता है, जो सिविल में है या फिर जो मैकेनिकल में है, उन लोगों के लिए भी इसमें एक पेपर ये पढ़ना होता है, बता रहे हैं। आप लोग कुछ सेकेंड के लिए रुकिए, आपको अच्छा नेटवर्क में लेके चलते हैं। होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10th पढ़ के आते हैं, और जो बिहार बोर्ड के भी रहते हैं, उनको तो और दिक्कत है। आवाज क्लियर हो जाएगा एक बार, कुछ सेकेंड और हम चल रहे हैं अभी। अब जा रहा है आवाज अच्छे से? हेलो। चलिए, अब स्क्रीन शेयर भी अच्छे से होंगे और सब कुछ ठीक से होगा। चलिए, तो मेरा ये कहना था कि पिछले दिन जो चीज़ आप लोग पढ़े थे उतना तो आप लोगों को याद ही होगा लगभग। याद है या नहीं? आज आपका पहला दिन है। चलिए, आप तो पहला दिन कम से कम आए तो सही। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो पढ़ते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन। कल आपको हम बताए थे कि एफिशिएंसी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 50% होता है तो वो रिवर्सेबल मशीन कहलाता है, और अगर एफिशिएंसी लेस देन अगर 50% होता है तो वो आपको उस समय वो मशीन कहलाता है सेल्फ लॉकिंग मशीन। इसके बारे में कल हमने डिटेल से हम लोग देखे थे, विथ फॉर्मूला निकाले भी थे, कैसे ये होता है ये बात भी प्रूफ किए थे।
बच्चे लोग का एक बात कहना था कि सर पीडीएफ हमको व्हाट्सएप पर नहीं शेयर किए। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि पीडीएफ व्हाट्सएप पर तो नहीं है, पर पीडीएफ टीचमेंट पर ही आपको रखा हुआ है। आप उसी जगह स्लाइड कीजिएगा, उसी जगह आप उसमें स्लाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ होगा कि नोटिस बोर्ड, या फिर लिखल होगा समरी, या फिर लिखल होगा क्या कहते हो कि स्टडी। हाँ, स्टडी मटेरियल। हाँ, तो उसी जगह डाउनलोड करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आराम से लिखो। तो चलते आगे बढ़ते हैं। देखो सेल्फ लॉकिंग मशीन किसको कहते हैं भाई? सेल्फ लॉकिंग मशीन आप जानबे करते हो, कल हमने इसके बारे में चर्चा भी किया था, और इसका डिफिनेशन में कल नहीं लिखाए थे। आज वक्त कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना सब? हाँ, कलम पे जरूरत पड़ेगा, सवाल बनाना पड़ेगा, ठीक है, सब आदमी को, ठीक है, इसलिए आप लोग वो चीज रखिए। देखो सेल्फ लॉकिंग मशीन किसे कहते हैं? अब आप लोग ना म्यूट कर लो, ठीक है। अब आप लोग ना कहानी समझो, और जहाँ दिक्कत होगा ना वहाँ आप हमसे कहानी पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखो सेल्फ लॉकिंग मशीन किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि ए मशीन इज नॉट कैपेबल डूइंग एनी वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन। कल हमने क्या समझा था कि कोई मशीन है, उस मशीन पर हमने इफर्ट लगाते हैं, इफर्ट लगाने के बाद जब हम इफर्ट को रिमूव कर लेते हैं तो मशीन उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने लगता है, यानी जिस तरह से पहले वर्क करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने लगता है। तो इस तरह के जो मशीन होते हैं उसे हम रिवर्सेबल मशीन कहते हैं। परंतु अगर ये हमारा वैल्यू ये हमारा वैल्यू अगर ऐसा ना हो, मतलब ऐसा ना हो कहने का मतलब ये है कि जब हमने इफर्ट को हटाया और वो उल्टा डायरेक्शन में काम नहीं करता है, ठीक है, तो इस कंडीशन पर वो मशीन कहलाएगा सेल्फ लॉकिंग मशीन। मतलब ए मशीन इज नॉट कैपेबल डूइंग एनी वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द इफर्ट इज रिमूव। जब हम इफर्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, देन दिस टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज ए सेल्फ लॉकिंग मशीन। और इस तरह के मशीन को हम लोग कहते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन कहते हैं, ठीक है। तो आप सेल्फ लॉकिंग मशीन समझ गए, क्योंकि सेल्फ लॉकिंग मशीन समझने के लिए जो कल वाला चीज़ था वो भी आप जानते ही हैं, कल हमने आपको बहुत डिटेल से बताया था। उसके बाद आगे बढ़े हैं। तो अब क्या है कि सेल्फ लॉकिंग मशीन को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई? सेल्फ लॉकिंग मशीन को हम लोग जानते हैं नॉन रिवर्सेबल मशीन से। क्या जानते हैं? नॉन, यानी कि इसका एक दूसरा नाम भी है नॉन रिवर्सेबल मशीन, ठीक है। तो सेल्फ लॉकिंग मशीन का ये अलग दूसरा नाम है, ठीक है। और इफिशियंसी ऑफ जो सेल्फ मशीन होता है वो आपको क्या आता है? नोट मोर देन 50%, मतलब 50% ज़्यादा नहीं, मतलब लेस देन 50% होना चाहिए, ठीक है। 50% से ज़्यादा होगा तो रिवर्सेबल हो जाएगा, 50% से कम होना चाहिए, तब ये कहलाएगा कौन सा मशीन? सेल्फ लॉकिंग मशीन। चलिए आगे चलते हैं। देखो वह एक नोमरिकल है। आज क्या क्या पढ़ना है आप लोग देख लीजिए स्लाइड में। फ्रिक्शन इन मशीन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मशीन पढ़ेंगे, फिर लॉ ऑफ ग्राफ उसका समझेंगे, फिर उस पर एक नोमरिकल, बहुत बेहतरीन नोमरिकल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो उसके बारे में समझेंगे। तो इतने चीज़ आपके लिए है आप लोग, लेकिन इसमें ये एक नोमरिकल है तो थोड़ा आप लोगों को सवाल बनानी पड़ेगी। तो जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है जो आपको दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है क्या? क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए लिफ्टिंग मशीन, ठीक है, एक कोई लिफ्टिंग मशीन है, ठीक है, तो हुज वेलोसिटी रेशियो इज 50, मतलब उसका जो वी आर है वो आपको 50 दे दिया, ठीक है। एन इफर्ट ऑफ 100 न्यूटन, इफर्ट ऑफ 100 न्यूटन करने का मतलब है कि ई बराबर 100 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन है, ठीक है। मतलब डब्लू बराबर आपको दे दिया 4000 न्यूटन, ठीक है। इज दिस मशीन इज रिवर्सेबल? अब देखो पूछ रहा है क्या ये मशीन रिवर्सेबल है? भाई रिवर्सेबल मशीन के लिए क्या कंडीशन होता है? रिवर्सेबल मशीन के लिए कंडीशन होता है कि अगर किसी मशीन की एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो मशीन रिवर्सेबल होगा। तो वो मशीन क्या होगा? रिवर्सेबल होगा, ठीक है। तो अगर ये रिवर्सेबल मशीन है तो हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए इफिशियंसी। तो आपको जब वेलोसिटी रेशियो दे दिया है और आपको लोड और डिफर्ट दे दिया है तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड बाय इफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड बाय इफर्ट, और इफिशियंसी बराबर होता है क्या? मैकेनिकल एडवांटेज बटे वी आर। वी आर आपको दे दिया है, खाली मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, वी आर से भाग कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, इफिशियंसी निकल जाएगा। जब इफिशियंसी निकल जाएगा तब हम इस बात को बता पाएंगे कि ये रिवर्सेबल है या नहीं, ठीक है। हाँ 80% है। आप देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको बता भी देते हैं, ठीक है। तो क्या है कि वेलोसिटी रेशियो आपको 50 दिया, ठीक है।
इफर्ट आपको 100 दिया, ठीक है। लोड आपको 4 न्यूटन दी, 4 किलो न्यूटन दिया, मतलब 4000 न्यूटन दिया, ये भी ठीक है। अब क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है डब्ल्यू बाई ई। डब्ल्यू बाई ई का मतलब लोड बाय इफर्ट। लोड बाय इफर्ट जो होता है वही होता है आपको क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज डब्ल्यू कितना दिया 4000, और इफर्ट कितना दिया 100। तो 4000 को 100 से भाग करोगे तो 40 आएगा, यानी कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज 40 आ गया। इफिशियंसी बराबर क्या होता है? इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बट्टे कितना, वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई कितना 100। तो जब आपको मैकेनिकल एडवांटेज आपको 40 दे दिया है, ठीक है, और वी आर आपको 50 दे दिया है, तो आपको क्या करना है कि 40 को 50 से भाग करना है, ठीक है। 40 को आपको क्या करना है, 50 से भाग करना है, और 50 से भाग करने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आ जाएगा 80%, जो कि आपको यहाँ बना हुआ है, ठीक है। यानी कि 80% आ जाएगा। और आप जानते हो कि 80% अगर किसी मशीन का आया, तो इसका मतलब है कि वो मशीन रिवर्सेबल होगा, ठीक है। ये बात तो पता चल गया कि इसमें दो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है, अब एक क्वेश्चन आगे और भी है इसी में। कराई इफ सो व्हेन, कराई की सो व्हेन एफर्ट शुड बी अप्लाइड सो दैट मशीन इज एट पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि कितना इफर्ट को अप्लाई किया जाए कि मशीन जो है ना वो रिवर्सेबल पॉइंट पर आ जाए। रिवर्सेबल पॉइंट का मतलब होता है बाबा कि आपको एफिशिएंसी 50% होना चाहिए, यही ना क्रिटिकल पॉइंट होता है, जहाँ 50% कम या ज़्यादा या बराबर होता है। तो आपको ये बात पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी हमें उपयोग करना पड़ेगा एफिशिएंसी 50% का, ठीक है। और 50% का उपयोग करेंगे तो हमारे पास एक होता है, हमारे पास एक होता है लोड, एक हमारे पास होता है इफर्ट, ठीक है। और हमें क्या क्या कहा है फाइंड करने के लिए, इफर्ट का। इसका मतलब हमें इफर्ट निकालना पड़ेगा। अच्छा, वी आर में कोई चेंजिंग होगा? आंसर है नहीं, वी आर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब ये बात है, मतलब ये है कि आपको एफिशिएंसी दे चुका है 80%, ठीक है, 80%, ठीक है। और आप एक चीज़ और जानते हो कि वी आर भी आपको दे चुका है, कितना दिया वी आर बराबर 50 दे चुका है, ठीक है। तो अब आप इफिशियंसी बराबर जानबे करते हो कि क्या होता है। इफिशियंसी बराबर आप जानबे करते हैं कि होता है मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा कितना होता है, बट्टा होता है वी आर। तो वी आर को अगर इधर लाके गुना कर देंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज निकलेगा। अब मैकेनिकल एडवांटेज बराबर, म्यूट कर लीजिए। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड बाय इफर्ट। लोड बाय इफर्ट, तो लोड आपको उतना ही रहेगा और इफर्ट आपको पता नहीं है। मतलब उसी इक्वेशन में अगर हम यहाँ पर आने के बाद अगर हम इफिशियंसी को वी आर से गुना कर दें, ठीक है, और मैकेनिकल एडवांटेज को इधर बराबर में क्या करें, लिख दें, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज को बराबर में क्या करें, लिख दें, तब हमें क्या होगा, यहाँ से जो इफर्ट हमें पूछ रहा था ना, उसका वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू आएगा कितना, 160 न्यूटन। कितना आएगा, 160 न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम इफर्ट, इफर्ट जो पहले हमने 100 न्यूटन, इफर्ट जो हमने पहले 100 न्यूटन लगा रहे थे, वो ना लगाकर अगर हम इफर्ट को अगर 160 न्यूटन लगा देंगे, तब उस समय मशीन की इफिशियंसी जो है वो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा इसी मशीन की इफिशियंसी, ठीक है। तो ये चीज़ पूछ रहा था। मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास दो क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके पास दो क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाबा, अब कुछ अच्छा चीज भी आ गया। ये नोमरिकल तो आपसे बनवाते लेकिन नहीं बनवाए, छोड़ दिए। अब अगला लेकिन नोमरिकल तो आप लोग से बनाना है, आप ही लोग को बनाना होगा, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। पहले आपको हम समझा देते हैं, फिर आप नोमरिकल बनाना अच्छे से। देखिए, ये अब हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन इन मशीन, ठीक है। फ्रिक्शन इन मशीन का मतलब होता है कि आप एक बात जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसके अंदर में कोई भी फ्रिक्शन ना प्रेजेंट हो। कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। इसका मतलब, फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जो हम एनर्जी उनको देते हैं मशीन में, उस एनर्जी को मशीन क्या करता है, कुछ ना कुछ अपने अंदर यूज कर लेता है, तब वर्क करता है। यानी अपने आप को वो ठीक करता है, इंटरनल एनर्जी के रूप में वो ले लेता है, ठीक है। और उसके बाद जो उनके पास एनर्जी बच जाते हैं उससे वो क्या करता है, एक्सटर्नल वर्क करता है, ठीक है। तो ये काम वो करते हैं। तो ये चीज़ जहाँ भी जिस मशीन में भी प्रेजेंट होगा, उस मशीन में इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जरूर मौजूद होगा। तो फ्रिक्शन इन ए मशीन को हम लोग दो तरह के काउंट से, दो तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन इन ए मशीन हम लोग दो तरह से निकालते हैं। पहला पहला क्या है कि देखो, हम बताते हैं कि ये बात आपको समझ में आए कि दुनिया की कोई भी ऐसी मशीन नहीं है
जिस मशीन के अंदर जो है वो फ्रिक्शन ना हो। और जब फ्रिक्शन होगा तो हमारे पास एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। और जो हमारे पास जो लॉस होता है ना, उनको हम लोग दो टर्म में काउंट करते हैं। मतलब ये बात कि जो हमारा लॉस होता है ना, उसको दो तरह के चीज़ों से हम लोग उपयोग करते हैं या निकालते हैं, ठीक है, या पता करते हैं, ठीक है, या काउंट करते हैं। उनमें से एक चीज़ जो है आपका, वो आपका है इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन पहला हो जाता है, और दूसरा होता है लोड लॉस इन फ्रिक्शन, ठीक है। तो कहता है क्या है फ्रिक्शन इन मशीन, क्या कहता है फ्रिक्शन इन मशीन, कहता है कि देयर आर सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट इन एनी, देयर आर सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कुछ न कुछ कम अमाउंट में भी जो होता है वो फ्रिक्शन कहीं ना कहीं मशीन में प्रेजेंट ही रहता है। ड्यू टू इट, जिसके कारण या इसके कारण, ठीक है, वी लॉस्ट इन फ्रिक्शन विच इज प्रेजेंट इन बिल्ड, जिसके कारण हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन में क्या मिलता है हमें, कमियां मिलती है, फ्रिक्शन के कारण हमें लॉस मिलती है यानी हानि होती है। इसको हम निम्नलिखित तरह से क्या करते हैं, काउंट करते हैं या निकालते हैं। पहला इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन, इफर्ट को हम लोग किस में निकालते हैं, मतलब लॉस जो होता है ना फ्रिक्शन, वो इफर्ट के रूप में निकालते हैं। और दूसरा लॉस जो होता है ना फ्रिक्शन का, वो हम उसको लोड के काउंटर में निकालते हैं। तो मतलब दो तरह की चीज़ों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मशीन का क्या निकालते हैं, किसी भी मशीन का फ्रिक्शन निकालते हैं, ठीक है। पहला चीज़ हो गया लो इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन, और दूसरा हो गया लोड लॉस इन फ्रिक्शन। अब आते हैं पहला, मतलब अभी तक का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी मशीन में फ्रिक्शन है तो वो एनर्जी को लॉस करेगा। अगर वो एनर्जी को लॉस करेगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे कि वो एनर्जी की अमाउंट कितनी है। ये एनर्जी की अमाउंट जो निकालते हैं, इनकी दो टर्म होती है। एक तो आप इफोर्ट के रूप में निकाल सकते हो, दूसरा आप लोड के रूप में निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक आप इफोर्ट के रूप में निकाल सकते हैं और दूसरा लोड के रूप में। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। तो अब इफर्ट के रूप में कैसे हम निकालते हैं वो देख लीजिए। कह रहा है कि इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन, इफर्ट के रूप में हम कैसे किसी मशीन के अंदर फ्रिक्शन निकालते हैं, काउंट करते हैं। तो कहता है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इफर्ट एंड आइडियल इफर्ट। अब देखो एक्चुअल एंड आइडियल, ठीक है, यानी कि लॉस इन जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा कि एक्चुअल में हमने दिया कितना कितना मेरे पास था, और उस मशीन का आइडियल कितना है। अगर एक्चुअल में से आइडियल को हम घटा दें तो जो हमारे पास लॉस बचेगा वही लॉस काउंट कराया जाएगा मशीन में। वो भी किसके रूप में काम किया जाता है इफर्ट लॉस इन मशीन, इफर्ट लॉस इन क्या, मशीन। तो चलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम इफर्ट को पी एफ से लिखे, पी इफर्ट को अगर हम जो है वो इफर्ट को है अगर हम पी एफ से लिखते हैं मान लीजिए, तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर होगा एक्चुअल इफर्ट माइनस आइडियल इफर्ट। पी एफ बराबर क्या होगा, एक्चुअल इफर्ट माइनस क्या हो जाएगा, आइडियल इफर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो यानी कि पी एफ बराबर पी माइनस पी ई पी आई, ठीक है। इसको हम लोग, चलिए ठीक है। तो अब थोड़ा और एक और फोटो, एक और इमेज है यहाँ पर, उसको थोड़ा हम ले आते हैं पहले आपको। चलिए देखिए अब इसको किस रूप में हम लोग निकालेंगे, पी इफर्ट। चलिए आप लोग के पास अगर पेन है तो थोड़ा निकाल लीजिए, तो एक फोटो मिसिंग हुआ था वो आपको लिखा देते हैं, ठीक है। आप लोग पेन से लिख लीजिए। तो जो इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन क्या होगा, जो इसका जब पीडीएफ बनाते हैं तो पीडीएफ बनाते समय क्या होता है कि एक एक जो फोटो ही मिस हो गया यहाँ पर, तो आपको थोड़ा दिक्कत दे देगा। इसलिए आप लोग लिख लीजिए, इसको काउंट करना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है। या फिर क्या इस नोमरिकल में होगा, नोमरिकल में भी नहीं होगा, ठीक है। एक नोमरिकल भी आपसे बनवाएंगे हम अभी। तो चलिए लिख लीजिए। तो यानी कि अभी हमने आपको जो बात बताया था ना कि जो सिंपल मशीन में जो हमारा मेरा जो लॉस होता है
वो दो तरह से काउंट करते हैं। एक होता है इफर्ट लॉस इन मशीन और एक होता है क्या, लोड लॉस इन मशीन। तो इफर्ट लॉस इन मशीन में क्या होता है कि इसका हम निकालते हैं एक्चुअल इफर्ट माइनस आइडियल इफर्ट। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम इसी जगह रुको, राइट भी कर लिख भी देते हैं। देखिए इसको हम सबसे पहले पी एफ लिख ही देते हैं आपको। पी एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, पी एफ बराबर हो जाएगा, ये जो पी है ना वो वास्तव में इफर्ट के रूप में निकाल रहे हैं तो हो जाएगा ई, ठीक है, अब माइनस क्या होगा ई आइडियल, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कोई मशीन अगर वो आइडियल होता है तो आइडियल मशीन की इफिशियंसी जो होता है वो आपको होता है 100%। आइडियल मशीन की इफिशियंसी कितनी होती है, 100%। इसका मतलब होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो, ये आपको पता होगा, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। देखो इस मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग लिखते हैं क्या, लोड बाय इफर्ट, यानी कि डब्लू बाय ई। क्योंकि ये आइडियल मशीन का है इसलिए ई आई लगा देते हैं, बराबर क्या है यहाँ पर वी आर, बराबर क्या है यहाँ पर वी आर है। इसी फार्मूला को गौर से देखिए, इसी फार्मूला को गौर से देखिए, क्या इस फार्मूला को हम लोग ई आई बराबर डब्लू बट्टे वी आर लिख सकते हैं, क्या इस फार्मूला को हम लोग ई आई बराबर डब्लू बट्टा वी आर लिख सकते हैं, क्या इस फार्मूला को हम लोग ई आई बराबर डब्लू बट्टा वी आर लिख सकते हैं। जब डब्लू बट्टा वी आर लिख सकते हैं तो ये वाला जो फार्मूला शुरू में लिखा हुआ था ये वाला पी एफ बराबर ई माइनस ई आई, वहाँ से ई आई को हटाएंगे और हम लोग लिख लेंगे डब्लू बट्टा वी आर। मतलब आप लोग कहीं पर लिख लो पी एफ बराबर, आप लोग कहीं पर लिख लो पी एफ बराबर, आप लोग कहीं पर लिख लो पी एफ बराबर ई माइनस, पी एफ बराबर ई माइनस डब्लू बट्टा, पी एफ बराबर लिख लो आप लोग कहीं पर ई माइनस डब्लू बट्टा वी आर, ठीक है। पी एफ बराबर ई माइनस डब्लू बट्टा वी आर। तो ये क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन, इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। आप लोग सब आदमी लिख लीजिए, ठीक है। इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन का फार्मूला हो गया पी एफ बराबर हो गया ई माइनस डब्लू बट्टे वी आर, ठीक है। ये अभी कुछ देर के बाद आप लोगों को काम देगा। और मेरे क्लास में तो आपको पहले ही बोले थे जी, हुआ था क्या कि आज रूटीन में मेरा क्लास था नहीं, ठीक है। हम सोचे थे वो क्लास नहीं लेंगे, फिर सोचे नहीं बच्चे 2 बजे इंतजार करेंगे इसलिए क्लास हम ले लेते हैं। तो जिसके चक्कर में जो हम पीडीएफ बना रहे थे थोड़ा जल्दीबाजी में बनाए और 2 बज के 10 मिनट हुआ था, जिस कारण ये इमेज छूट गया, नहीं तो आपको वो रहा था, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, यानी कि आप लोग अभी तक में जरूर लिख लिए होंगे, यानी कि इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन यानी कि पी एफ बराबर आप लोग लिखे होंगे ई माइनस डब्लू बट्टे वी आर का मतलब होता है वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। ये आप लिख लिए। अच्छा दूसरा जो फार्मूला आपको जो होता है वो लोड के कारण कितना, अगर आपका जो होता है वो मतलब लोड के कारण हम कितना लॉस सहते हैं, तो उसके कारण जो होता है वो लोड के कारण, यानी कि इसमें तो हम लोग पी एफ लिख दिए, पी का मतलब पावर के रूप में हो गया, यानी कि जो जो लॉस हो रहा है उसके रूप में हो गया। और ये एफ को भी अच्छा होगा कि अगर हम इसको पीई को पी एफ चूँकि लिख चुके हैं, चाहे लिख चुके हैं तो रहने दीजिए पी एफ, ये नहीं तो इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन को पीई लिख देंगे तो और बेटर होगा, तब ये पूरा फॉर्म ई के रूप में आ जाएगा। मतलब पीई बराबर हो जाएगा ई माइनस डब्लू बट्टे वी आर, ठीक है। पीई बराबर हो जाएगा ई माइनस डब्लू बट्टे वी आर, जबकि पी डब्लू बराबर मतलब लॉस इन हम निकाल रहे हैं लेकिन तब निकाल रहे हैं डब्लू के लोड में, यानी कि लोड के केस में निकाल रहे हैं, तब ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई गुने वी आर, ई गुने कितना वी आर, ई गुने कितना ई गुने वी आर और माइनस डब्लू, ई गुने वी आर माइनस डब्लू, ई गुने वी आर माइनस डब्लू, यानी ई गुने वी आर माइनस डब्लू। ये तब का केस का है जब आपको लोड रहेगा, और ये तब का केस का इससे पहले जो बताए थे पीई बराबर, वो तब का केस है जब कोई मशीन में हम लोग लॉस तब निकालते हैं जब कोई मशीन में हमें ये बात कहा जाता है कि इसका लॉस काउंट कीजिए इन टर्म ऑफ इफर्ट के रूप में, ठीक है। तो इफर्ट में अगर आपको लॉस को काउंट करना है यानी पीई निकालना है तो पीई बराबर हो जाएगा ई माइनस डब्लू बट्टे वी आर। जबकि अगर आपको लोड के रूप में काउंट करना है तो आपको हो जाएगा ई गुने वी आर माइनस डब्लू, ई गुने वी आर माइनस डब्लू, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये सुन भी रहे होंगे और लिख भी लिए होंगे। तो एक क्वेश्चन आप लोग अभी लिखेंगे सभी आदमी, और इन क्वेश्चन को विद इन 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आपको बनाकर बतानी है सभी को, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चन आपको लिखाते हैं, चलिए लिखिए।
क्वेश्चन आप लोग लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है इन ए सर्टेन मशीन, इन ए सर्टेन मशीन, इन ए सर्टेन मशीन, हम एक एक का आवाज सुनकर जवाब सुन मांगेंगे, ठीक है। इन ए सर्टेन मशीन एन इफर्ट ऑफ 100 न्यूटन इज, in a certain machine, in a certain machine an effort of 100 newton is just able to lift, in a certain machine an effort, in certain machine, okay, an effort of 100 newton is just able to lift a load of 800 foot यानी कि 840 न्यूटन, लिफ्ट ए लोड ऑफ, हाँ रिपीट कर रहे हैं, इन ए सर्टेन मशीन an effort of 100 Newton is just able to lift a load of 840 Newton, यानी कि 840 न्यूटन। कैलकुलेट इफिशियंसी, कैलकुलेट इफिशियंसी एंड फ्रिक्शन, calculate efficiency and friction both on effort and load side, both on effort and load side, both on effort and load side. If velocity ratio of machine is 10, if velocity ratio in machine is 10, if velocity ratio of machine is 10, एक बार मिला भी लेंगे पूरा। In a certain machine, an effort of 100 Newton is just able to lift a load of 840 Newton. Calculate the efficiency and friction both on effort and load side. मतलब आपको पी ई भी कहा है निकालने के लिए और पी डब्ल्यू भी कहा है निकालने के लिए, ठीक है। ई वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन इज 10। तो आपको देख ही रहे हो सवाल कितना आसान सा है कि इफर्ट यानी कि ई बराबर 100 दे दिया है और डब्ल्यू बराबर आपको 840 न्यूटन दे दिया है, और आप देखने करते हो कि वी आर बराबर आपको 10 दे दिया है, ठीक है। तो अगर ये, हाँ, हाँ एफिशिएंसी 84% होगा, सही बात है। और हमने अभी आपको बताया था कि इफर्ट के रूप में काउंट करना, और हमने आपको बताया था अभी लोड के रूप में काउंट करना। यानी कि हमने बताया था कि पी ई बराबर, आपको हमने बताया था कि पी ई बराबर होता है ई माइनस, ई माइनस डब्लू बट्टे वी आर। ये जो है लॉस ऑफ मशीन, लॉस इन मशीन होता है ड्यू टू इफर्ट के कारण, ठीक है। जबकि अगला फार्मूला पी डब्लू बराबर यानी कि लोड के कारण जो लॉस होगा वो आपको होगा ई गुने वी आर, ई गुने वी आर माइनस डब्लू, ठीक है। तो हाँ पी 16 या पी 16 का मतलब होता है कि मशीन में जो इफर्ट का लॉस लॉस जो हुआ था, इफर्ट के रूप में जो लॉस हुआ था वो 16 न्यूटन का हो गया था, जबकि लोड के न्यूटन में जो हुआ था वो 160 न्यूटन के रूप में आया, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ आप निकाल लेंगे। इस तरह के सवाल भी हैं आपके बुक में, जो बुक होगा वो आप लोग बुक से बना भी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। वो अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं, जिसका नाम होगा लॉ ऑफ मशीन, ठीक है। लॉ ऑफ मशीन हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मशीन जब हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो हमारा जो सिंपल मशीन का जो पहला चैप्टर होता है उसमें थोड़ा सा और चीज़ बाकी रहता है, नहीं तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और चीज़ बाकी मतलब होता है कि थोड़ा मशीन के बारे में ही पढ़ना होता है, जो कि आज आपको हम बता भी देंगे, ठीक है। और यानी कि हम पहला यानी कि जो सिंपल मशीन हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका दो पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट में जितना चीज़ अभी हम बता रहे हैं ये सब है, और दूसरी पार्ट में आपको सिंपल व्हील एंड एक्सेल भी पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल व्हील एंड जो एक्सेल होता है वो आपको सिंपल मशीन ही होता है, यानी कि सिंपल मशीन के बारे में उस पर उसको समझना है, उसका लैब को समझना है। लैब का एक वीडियो बनाएंगे वो आपको समझना है, फिर उस पर आधारित न्यूमेरिकल को समझना है। तब सिंपल मशीन खत्म हो जाएगा, तो वो लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मशीन समझते हैं कि मशीन का नियम क्या होता है। देखो भाई को बात बताते हैं, लॉ ऑफ मशीन क्या कहता है। लॉ ऑफ मशीन कहता है कि मशीन का नियम क्या होता है। भाई मशीन का क्या नियम होता है, आप जितना एफर्ट लगाओगे, आप जितना एफर्ट लगाओगे यानी कि ई, यानी कि ई,
तो वो जो बराबर होगा आपको कि जैसे कोई एक मशीन है, जैसे किसी मशीन में हम कोई ग्राफ बनाते हैं, इधर डब्लू का बनाते हैं और इधर एफर्ट का बनाते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि मशीन को वो हम अपना एफर्ट लगाए और मशीन काम करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मशीन के अंदर कुछ न कुछ अपना रेसिस्टेंस यानी कि कुछ न कुछ उसे रोकने की क्षमता होती है, मतलब रोकने की क्षमता मतलब उसको कुछ इंटरनल एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी को लेने के बाद मशीन आगे की तरफ काम करेगा, ठीक है। इसके कारण जो हम एफर्ट जो शुरू में देते हैं, वो एफर्ट पहले उसी चीज़ को सॉल्व करने में लग जाता है, ना कि हमारे मशीन वो काम करने के रूप में काम करने लगते हैं, ठीक है। पहले वो अपना इंटरनल एनर्जी से पहले वो अपना इंटरनल चीज़ को पूरा कर लेता है, फिर बाद में जो इसके पास ज़्यादा उसके बाद जो एनर्जी रेस्ट बच जाता है, उस एनर्जी से वो मशीन क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि इनके बीच का जो ग्राफ देखोगे, ग्राफ हम आपको बताते हैं, ग्राफ पे पहले बता देते हैं, ग्राफ से ही समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। देखो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आप थोड़ा गौर से देखो, ठीक है। इस ग्राफ में आप देखोगे ना कि यहाँ से कुछ न कुछ ये अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए, यहाँ से कुछ न कुछ ये जो लाइन है ना, अच्छा ये लाइन क्यों है भाई, ये लाइन को पहले समझा देते हैं, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। लाइन ये है कि हम इफर्ट अगर लगाए तो मशीन काम करेगा, नहीं काम करेगा। हमको इतना दूर का जो इफर्ट है, जहाँ से ये ग्राफ, जहाँ से ये लाइन शुरू हुआ है, यहाँ से लेकर नीचे तक का जो इफर्ट है, वास्तव में तो ये इफर्ट वो चीज़ ले लिया, मशीन को स्टार्ट करने में ले लिया था। वास्तव में ये एफर्ट तो मशीन को स्टार्ट करने में ले लिया था, क्योंकि मशीन खुद ही इतना रख लिया अपने पास, पहले इतना अपने आप खर्च किया, तब जब जब एनर्जी बचा, तब जब हम एफर्ट बढ़ाते गए, तो इधर तुम देख लो लोड, इधर तुम देख लो लोड। अब ये लोड का भी मान, चूंकि ग्राफ है ना, तो जब जैसे जैसे आप इसको ऊपर की तरफ लेके चलते गए, वैसे वैसे देखो लोड धीरे धीरे क्या करते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। मतलब यही था कि जब किसी मशीन में अगर हम मान लो कि अगर सिंपल सिंपल अगर हम यही मशीन मान लेते हैं, जैसे एक उदाहरण भी बता देते हैं आपको। जैसे मान लो कि सिंपल अगर हमारे पास ये एक मशीन है, और यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या किया कि इस पर एफर्ट लगाया ही, तो ये जो वस्तु है ना नीचे वाला, ये वस्तु जाएगा ऊपर। तो ये वस्तु शुरू में ऊपर थोड़ी ना जाएगा, पहले हम लोड लगाएंगे, पहले कुछ एनर्जी सिस्टम में खर्च होगा, वो एनर्जी इतना दूर तक खर्च हो गया, ठीक है। क्योंकि ये इतना दूर तक इसलिए कहते हैं कि ये जो पॉइंट जहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ पर इफर्ट का जो वैल्यू कुछ न कुछ है, इफर्ट का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ न कुछ तो है। पर अगर आप वेट का वैल्यू देखो तो यहाँ पर ये जीरो दिखा रहा है, यहाँ पर कितना दिखा रहा है, यहाँ पर ये जो चूंकि है ये जीरो पर है, क्योंकि ये वाई अक्ष पर है, तो वाई अक्ष पर एक्स का मान जीरो होता है, और एक्स अक्ष पर वाई का मान जीरो होता है। आपको ये बात ग्राफ से पहले से पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। तो इसी के कारण क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ तक तो जो एनर्जी था वो तो मशीन ने ले लिया था, बाद में जब और एनर्जी इफर्ट को हम बढ़ाते जाएंगे तो मशीन ज़्यादा काम भी करने लगेगा। तो जब काम करेगा उस समय, जब उसकी भिन्न भिन्न बिंदुओं को हम लेते हैं, मानिए हमने एगो पॉइंट यहाँ वाला लिया, फिर यहाँ वाला लिया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह पॉइंट लिया, तब जब एक लाइन खींचे तो पता चला कि अरे ये तो ऐसा लाइन खिंचाता है, ठीक है। इसका मतलब है इसका मतलब है कि हमें हमें ये इसका मतलब यह है कि हम अगर किसी मशीन में अगर हम देते हैं कुछ एनर्जी, तो अगर वो कुछ इफर्ट लगाते हैं तो वो डायरेक्टली काम नहीं करता है, ठीक है। जो हमारे द्वारा इफर्ट अप्लाई करते हैं, वो वास्तव में पहले मशीन कुछ खर्च करते हैं, और रेस्ट का जो बच जाता है वो मशीन क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो इसका इसी चीज को हम लोग लॉ ऑफ मशीन कहते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मशीन कहते हैं। तो चलिए लॉ ऑफ मशीन में देखिए क्या कर रहा है। हाँ, इधर हमारा इफर्ट है, इधर हमारा लोड है। इफर्ट चूंकि 1 2 3 इफर्ट, यानी मान लो 3 न्यूटन का इफर्ट लगाए, ठीक है, परंतु ये तो एक्स अक्ष है और ये तो वाई अक्ष है। तो जब हमने 3 न्यूटन का लोड लगाया, पर एक्स अक्ष में तो इसका वैल्यू जीरो है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ वाला जो पॉइंट है, अगर ये उठ के यहाँ जाता तभी ना इस कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों मिलता हमको। ये अगर नहीं आएगा, अगर हमारा ये वाई अक्ष पर आ जाएगा, इसका मतलब है कि वहां पर हमारा इफर्ट तो लगाए पर लोड जीरो है, मतलब काम नहीं कर रहा है मशीन। हम अपना इफर्ट लगाए पर मशीन काम नहीं कर रहा है, मशीन पहले अपने इंटरनल चीज को ठीक कर रहा है। जैसे एक बात, सिंपल सी बात सोचिए ना कि आप चापाकल पर हाथ लगाते हो, और आप उतना ही एनर्जी लगाओ जितना एनर्जी से चापाकल का हैंडल नहीं चले, यानी नहीं दबे, तो क्या उस समय आप एनर्जी नहीं लगाते? आंसर है कि आप इफर्ट लगाते हो,
और वो दबता नहीं है। हाँ, उससे ज़्यादा और इफर्ट लगाएंगे तब वो दब जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना तो इफर्ट वो अपने आप को रख लिया था। उतना इफर्ट तो अपने आप को क्या कर लिया था, वो रख लिया था। क्योंकि वो उसे खर्च करनी पड़ती है अपने इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए। अब बाद बाकी जो इफर्ट आप एक्स्ट्रा लगाए, उसी इफर्ट से आपका चापाकल आपको पानी देता है। ठीक है। हाँ, रेड वाला। हाँ, ये जो है ना, ये इस बात को बतलाता है बुआ, ये ऊपर नीचे नहीं है। जब भी हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो आप एक बात जान लो कि अगर हमें दो पॉइंट अगर मिल जाएगा, जैसे एक पॉइंट यहाँ मिल गया और एक पॉइंट हमको यहाँ मिल गया, तो हाँ स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। लेकिन कोई ग्राफ ऐसा मिल रहा है कि थोड़ा थोड़ा अप डाउन, थोड़ा थोड़ा अप डाउन है, लगभग मतलब ये ऐसा है कि जैसे लग रहा है कि अप्रोक्स स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। अप्रोक्स क्या आ जाएगा। आप एक भी रेट को ऐसा नहीं देख रहे हो कि लाइन से साफ बाहर हो गया है, बिल्कुल नहीं। कुछ न कुछ इसका या तो दायां वाला पार्ट नहीं तो बायां वाला पार्ट से बीच से जब लाइन खींचते हैं तो हमारा वो स्ट्रेट लाइन खींचता है। हमारा वो स्ट्रेट लाइन खींचता है, और इस कंडीशन में हमें स्लोप मिलता है। स्लोप मतलब ढाल, और ढाल का मतलब हुआ एम। एम का मतलब स्लोप। स्लोप का मतलब ढाल, ढाल का मतलब टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब डी एक्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ढाल भी मिल रही है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ढाल भी मिल रही है। ठीक है। ये ग्राफ इस बात को बतलाता है ना कि बुआ कि देखो, इतना दूर से इधर, इतना दूर से इधर जो हमने वर्क किया, ये वर्क मशीन के इंटरनले पार्ट में चला गया। इसका जो रेस्ट वाला पार्ट जो बाकी है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये जो इसके नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वो वाला पार्ट है जिसमें अगर हम इफर्ट को यहाँ से थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे तभी जाकर हम काम कर पाएंगे, नहीं तो उस मशीन से काम मेरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये मशीन का कहना होता है। मशीन का क्या कहना होता है, देखिए मशीन कहना होता है कि द रिलेशन बिटवीन इफर्ट रिक्वायर्ड इन टू मशीन। देखिए क्या कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन इफर्ट्स रिक्वायर्ड इन मशीन टू लिफ्ट ए लोड। मतलब ऐसा कोई संबंध, ऐसा कोई फार्मूला, जिस फार्मूला से हमें ये बात पता चल जाए कि हमें कौन कितनी ऐसी इफर्ट लगेगी, जिस इफर्ट से कोई मशीन अपने लोड को क्या करते हैं, उठाते हैं, यानी कि मूव कराते हैं, इज कॉल्ड लॉ ऑफ मशीन। इट इज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी बराबर एम इंटू डब्ल्यू प्लस सी। वो यहाँ ध्यान रखना, ये पी बराबर लिखा है आपको हर एक अप्रोक्स अधिकांश बुक में आपको लॉ ऑफ मशीन में पी ए बराबर मिलेगा। ठीक है। लेकिन पी है क्या? पी है इफर्ट अप्लाइड इन न्यूटन, जो कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने इफर्ट को हम लोग क्या लिख चुके हैं, पहले ही ई लिख चुके हैं। तो ई बराबर हम लोग लिखेंगे एम डब्ल्यू प्लस क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ई बराबर क्या लिखेंगे, एम डब्ल्यू प्लस क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो एम डब्ल्यू प्लस सी क्यों लिखेंगे, तो छोटा सा एक ग्राफ बनाते हैं। आपको छोटा सा एक ग्राफ देख लो बुआ कि एम डब्ल्यू प्लस सी क्यों बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मान लो मशीन इतना ही दूर तक काम किया। ठीक है। तो आप जानते हो कि एक्स अक्ष पर डब्लू था, तो यहाँ डब्लू हो गया। और आपको पता है कि हमको हमको यानी कि इस पूरा का हमें निकालना होगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी इफर्ट, यानी यहाँ से। ठीक है। एम का मतलब आप लोग जानते हो कि स्लोप होता है, टेन थीटा होता है। एम मेरा ये हो गया। ठीक है। डब्लू मेरा ये हो गया। और सी क्या है यहाँ पर, तो सी है आपका यहाँ पर एक रूप से कांस्टेंट के रूप में काम करेगा, जो डिपेंड करता है। ठीक है। सी जो है वो अनदर कांस्टेंट है विच इज रिप्रेजेंटेड इन द मशीन फ्रिक्शन, जो मशीन के फ्रिक्शन को बतलाता है। सी जो है वो मशीन के फ्रिक्शन को बतलाता है। एम क्या है, स्लोप है। और डब्ल्यू क्या है, लोड है। एम क्या है, स्लोप है। स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप निकलेगा टेन थीटा के रूप में, या स्लोप दे देगा सवाल में, जैसे दे। लेकिन एक चीज़ जो है वो जानना आपको ज़रूरी है यहाँ पर, इसलिए इस चीज़ पे हम इतना देर से रुके हुए हैं, क्योंकि ऐसा सवाल आपको एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है। और नोमरिकल में पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि नोमरिकल में पूछा जाता है। इसीलिए आपको हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं। इतना इतना देर मेरा इसी में लग रहा है, क्योंकि हम इतना आपको बता दें कि आप दोबारा हमसे ना पूछो, इसलिए हम इतना चीज़ बता रहे हैं कि सिंपल सी बात समझिए कि एक ऐसा इफर्ट का वैल्यू किसी मशीन में, जो इफर्ट किसी मशीन के लोड को क्या करे, लिफ्ट करा सके, मूव करा सके, गति करा सके। इस समय जो मेरा इफर्ट होगा मशीन का, वो मशीन का इफर्ट ही कहलाएगा उस मशीन का नियम, जो दिखाएगा ई बराबर एम डब्ल्यू प्लस। म्यूट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यानी कि हम लोग जान गए कि ये बात, यानी कि हम लोग जान गए कि पी बराबर क्या होता है, यानी कि यहाँ जो पी लिखा हुआ वो पी है, हम लोग को ई पढ़ना है। पी बराबर क्या होता है, एम डब्ल्यू प्लस सी। म्यूट कर लो जिनके पास म्यूट नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो P क्या है, इफर्ट इन न्यूटन, W क्या है, लोड इन अप्लाइड इन न्यूटन, और M क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ, जो कि ग्राफ का स्लोप जानते हैं, और C क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन वाई एक्सिस, यानी कि यही तो था, वो क्या कहते हो, कांस्टेंट है मशीन का, जो फ्रिक्शन है वो है। ठीक है, तो आपको ये लॉ ऑफ मशीन है। अब देखो क्वेश्चन आपको बोर्ड में कैसा पूछता है, बोर्ड में क्वेश्चन देखो बाबा, यहाँ पहले देख लो कितना बना हुआ है। ठीक है, पहले आप लोग नजर करा कर देख लीजिए, नजर करा कर आप लोग देख लीजिए, तब हम इस क्वेश्चन को समझाएंगे, और जब समझाएंगे तब कहोगे इतना आसान है। ठीक है, जब समझाएंगे तब आप कहोगे इतना आसान है। चलिए अब हम बात करते हैं सवाल पर। आप लोग देख लिए होंगे सवाल कितना दूर में बना हुआ है, और इस तरह का सवाल आपके पास जो भी होगा वो आप लोग क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे भी। ठीक है, जो आपके बुक में होगा दिया हुआ बनाएंगे भी। अगर आपके पास बुक में नहीं दिया होगा तो आप हमको कहना, हम आपको क्वेश्चन भी भेज देंगे। ठीक है, या वहाँ पर हम खुद ऑलरेडी भेज ही देंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल भेज देंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। पहले कह रहा है कि व्हाट लोड कैन बी लिफ्टेड बाय एन इफर्ट ऑफ 120 न्यूटन। अच्छे से समझिएगा सब आदमी। ठीक है, ध्यान दीजिए सवाल पर। ठीक है, पहले मेरी बातों को समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग अपना बनाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। वह व्हाट लोड कैन बी लिफ्टेड बाय एन इफर्ट ऑफ 120 न्यूटन, मतलब कह रहा है कि कितने अमाउंट, मतलब वाट लोड, यानी कि जब 120 न्यूटन का उन्होंने इफर्ट लगाया तो कितना लोड वो उठेगा, कितना लोड मूव करेगा। इफ द वेलोसिटी रेशियो जो दिया है वो 18 दिया है, एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज इक्वल टू 60 दिया है। तो यानी कि हमारा कि यानी कि हमको जो दिया है वो सबसे पहले ई का मान दे दिया है। ए का मान दे दिया 120 न्यूटन, पहली नंबर बात। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो जो हमको दे दिया, वेलोसिटी रेशियो हमको 18 दे दिया। ठीक है, और उसके बाद इफिशियंसी जो है वो हमारा 60% दे दिया। ये तीनों चीज़ दे दिया, बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई इफिशियंसी जब दे दे, इफिशियंसी का बराबर मतलब ही होता है, इफिशियंसी का मतलब होता है मैकेनिकल एडवांटेज, और बट्टा क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। तो अब आप देख लो, इफिशियंसी पते है, वेलोसिटी रेशियो पते है, तो इधर आ जाएगा गुना में। ठीक, तो बच जाएगा कौन, एम ए। एम ए बराबर क्या होता है, डब्लू बाई ई होता है। तो यहाँ से हम डब्लू का मान निकाल सकते हैं, यानी कि जो हमको एन गुना, यानी कि जो निट्टा है, यानी कि इफिशियंसी है, उसको जो हम गुना बी आर से करेंगे, उसी को गुना किससे कर देंगे, ई से कर देंगे। तो यही मेरा निकल जाएगा डब्लू। ठीक है, ये मेरा निकल जाएगा डब्लू। आई होप कि आप लोग की बात समझ में आया होगा, क्योंकि इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा बी आर। कैसे निकाला गया है, तो चलिए ऊपर में जाकर देख लेते हैं कि कैसे निकाला गया है। देखिए वो कैसे निकाला गया है, ये निकाला गया है किसके रूप में, देखिए यहाँ पर, आप देख लो यहाँ पर। तो यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज डब्ल्यू बाई पी यहाँ ऐसे करके निकाला है, तो इन्होंने निकाला है कि डब्ल्यू का मान 1296 न्यूटन आता है। ठीक है, तो यानी कि आपको अब डब्ल्यू भी पता चल गया, पहले डब्ल्यू नहीं पता था, अब डब्ल्यू पता चल गया। आगे बढ़ते हैं इसमें। डब्ल्यू जब पता चल गया, तब अब मेरा क्या कहना है, क्वेश्चन का क्या कहना था, आगे क्वेश्चन का जो कहना था वो देखिए, क्वेश्चन क्या कहना था। क्वेश्चन अब आगे कर रहा है कि ये तो फर्स्ट आधा क्वेश्चन ही हो पाया, आधा लाइन तो अभी बाकी है। आधा लाइन कर रहा है डिटरमाइन द लॉ ऑफ द मशीन, यानी कि लॉ ऑफ मशीन क्या, अभी हमने आपको बताया था, ई बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी बताए थे आपको। ई बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी, यानी कि ई बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी निकालनी है। आप देखो क्या कर रहा है, डिटरमाइन द लॉ ऑफ मशीन इफ इट इज ऑब्जर्व, ऐसा देखा गया डेट एन इफर्ट ऑफ 200 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, ऐसा देखा गया कि 200 न्यूटन का जो है वो जरूरत पड़ता है, और वो लोड को लिफ्ट कराता है कितना, 2600 न्यूटन। एंड फाइंड द इफर्ट इज रिक्वायर्ड टू द मशीन ऑफ 3.5 किलो न्यूटन। यानी कि अब आपको एगो चीज़ पहले से पता है, थोड़ा आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तभी जाके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप सवाल के आगे पढ़ोगे तो आपको पहले से सवाल में दे दिया कि भाई इफर्ट को उन्होंने लगाया 200 न्यूटन। ठीक है, 200 न्यूटन लगा दिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए डब्लू बराबर, तो डब्लू बराबर भी उन्होंने दे दिया कि 2600 न्यूटन है, लोड जो है वो 2600 न्यूटन है। ठीक है, ई बराबर भी दे दिया, डब्लू बराबर भी दे दिया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमको जो लॉ ऑफ मशीन से हम लोग क्या जानते हैं, लॉ ऑफ मशीन से हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ मशीन जो होता है वो ई बराबर होता है क्या, ई बराबर होता है एम डब्लू प्लस सी। इस ऊपर वाला डाटा में देखोगे आप कि ई का मान दे दिया 200 न्यूटन, ध्यान से देखिएगा, बराबर एम हमको नहीं पता लेकिन डब्लू 2600 है,
तो 2600 W प्लस सी। बाबा ये 10वां में को सवाल पढ़ा होगा तुम लोग, इसको उल्टा पुल्टा लिख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ऐसे लिख देते हैं 2600 W प्लस सी बराबर 200। इसका मतलब क्या हुआ, आप पढ़े होंगे 10वां में x प्लस वाई बराबर 5, ऐसा कोई समीकरण टू वेरिएबल वाला पढ़े होंगे। ये ऐसा ही बन गया, यानी कि 2600 W प्लस सी बराबर जो 200 हुआ, ये टू वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया। टू वेरिएबल का क्वेश्चन यानी ना तो हमको यहाँ W पता है और ना तो हमको यहाँ पर M पता है। तो हमको M सॉरी ना तो हमको यहाँ M पता है और ना ही हमको C पता है। W तो पता है, W तो दे दिया 2600, ठीक है। ना हमको M पता है ना हमको पता है क्या C। तो इसका मतलब टू वेरिएबल का सवाल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए, और हमारे पास अभी तक में एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन और अगर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप आपको ये जो चीज़ हमने आपको बताया फिर से एक बार और आप लोग गौर से समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ही समझा देंगे उसके बाद आप एक बार भी नहीं कहोगे कि हमको फिर से बताइए, ठीक है। सवाल का पहला पार्ट में के हिसाब से, वो सवाल का पहला पार्ट के हिसाब से आपको ना क्या पूछ रहा था, मतलब आपको सब एक लाइन से लिखते हैं, एक लाइन से लिखते हैं, आप लोग समझिए। एक दो बार और लिखेंगे आपका सवाल बन जाएगा। सवाल के पहले पार्ट के हिसाब से कह रहा था कि उन्होंने बोला था कि हमने इफर्ट दिया आपको 120 न्यूटन, ठीक है। इफिशियंसी आपको उन्होंने बोला था कि हम दिए हैं 60%, ठीक है। और आपको बोला था वेलोसिटी रेशियो हमने दिया आपको कितना दिया था, 18। तो यहाँ से जो इफिशियंसी का जो फार्मूला होता है, इफिशियंसी का जो फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज बट्टे वी आर गुने कितना होता है 100। इसके हिसाब से आपने यहाँ से डब्लू का मान कैलकुलेट किया, तो डब्लू का मान आपको निकल के आया 1296 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 120 न्यूटन का एफर्ट लगाते हो, ध्यान सुनिएगा, जब आप 120 न्यूटन का इफर्ट लगाते हो तो उस समय लोड मिलता है 1296। बात समझ में आया? फिर से बोलेंगे क्योंकि इसको बाद में लिखना है हमको। जब 120 न्यूटन का बल लगाता है तो हमें लोड मिलता है कितना, एक 1296, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 1296 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लॉ ऑफ मशीन के हिसाब से, हम लॉ ऑफ मशीन के हिसाब से ये फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि E बराबर होता है MW प्लस सी, ठीक है। और अभी के हिसाब से हमने एफर्ट लगाया था 120 न्यूटन, ठीक है। और M हमको पता नहीं था, लेकिन W पता था कि 1296 हुआ है, और C भी नहीं पता था। इसको इसी इक्वेशन को अगर हम उलट कर ठीक कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं 1296 M प्लस सी बराबर 120, और ये होगा समीकरण फर्स्ट। क्वेश्चन में बाद में क्वेश्चन में बात बोला था कि अगर हम, बाद में क्वेश्चन में बोला था कि अगर हम 200 न्यूटन का एफर्ट लगाते हैं तो 2600 लोड मिलता है। तो लोड कहाँ होता है भाई, लोड होता है यहाँ पर। हम उलट के समीकरण को लिखते हैं, यानी कि ये जो समीकरण है ना ये वाला, इसको बाएं पक्ष में कर देते हैं। तो एम तो हमको पता नहीं है, लेकिन अभी डब्लू बोल दिया कि 2600 है, यानी कि 2600 अगर हम डब्लू का स्थान पर रखें तो यहाँ एम वाला एम आ जाएगा प्लस सी बराबर इफर्ट कितना बोला है इन्होंने, क्वेश्चन में इफर्ट बोला है 200। तो देखो भाई ये हो गया समीकरण आपको सेकेंड, ठीक है। ये आपको हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक है। और वो हो गया ऊपर वाला समीकरण हो गया फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दो या सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो, ऐसा करने पर आपको स्मॉल एम और सी का मान निकल जाएगा। स्मॉल एम और जब सी का मान निकल जाएगा, तब जब स्मॉल एम और सी का मान निकल जाएगा तो यानी कि अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन में क्या किया है और इस क्वेश्चन में कैसे बनाया है स्मॉल एम और सी का मान, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि स्मॉल एम का जो मान बनाया है इसमें, वो हमको देखने को मिलता है यहाँ पर 0.06, और सी का मान अगर देखोगे तो तुमको यहाँ पर देखो 44। तो भाई पी बराबर क्या फार्मूला होता है, यानी कि पी बराबर बोल रहे हैं सॉरी, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एम डब्ल्यू प्लस सी। तो तुम जानबे करते हो कि भाई सी का जो मान जो 44 आया वो प्लस के बाद रहेगा, एम का मान यहाँ रहेगा। अब हमको पूछ रहा था क्वेश्चन में शुरू में कि डिटरमाइन द लॉ ऑफ मशीन इट इज ऑब्जर्व दैट एक 200 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है, 200 न्यूटन का बल लगता है। तो यानी कि उसके बाद क्वेश्चन में लास्ट में सबसे लास्ट लाइन देखो, सबसे लास्ट लाइन, फाइंड द इफर्ट रिक्वायर्ड, यानी कि जब हम एम जान ही चुके हैं, जब हम सी जान ही चुके हैं,
अगर हमको लोड दे दे तो हम इफर्ट निकाल सकते हैं। यानी कि हमको एम और डब्ल्यू निकालना था, वो भी निकाल लिया। अब लास्ट तीन सवाल इसमें है, और लास्ट लाइन में कह रहा है कि फाइंड द इफर्ट रिक्वायर्ड टू द मशीन इफ लोड इज इक्वल टू 35 कितना 3.5 किलो न्यूटन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी आप सूत्र जानते हो, ई बराबर जानते हो एम डब्ल्यू प्लस क्या जानते हो सी। इस ई बराबर आपको निकालना है। एम का मान अभी जस्ट निकाले हो, एम का मान दिया 0.06, और लोड का मान थ्री खुद ही बोल रहा है 3.5 किलो। किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। अब प्लस सी का मान अभी आपको खुद सब में मिला था, सी का मान मिला था 44। जब इस सब को जोड़ दोगे तो आएगा 254 न्यूटन इज आंसर। तो ये था आपका 254 न्यूटन इज आंसर। ये था आपका सवाल, जो लॉ ऑफ मशीन पर आधारित सवाल पूछाते हैं आपके इसमें, ये वो सवाल थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार बनाओगे ना, 10th का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन चला गया, टू वेरिएबल वाला, इसलिए आपको सवाल आसान बनेगा, ठीक है, आपको बन भी जाएगा। क्या किन्हीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अंकित है, विशाल है, अंशु है, कुमार रंजन है, नीता, सुधांशु, पिंटू, मनीष, विकास, अदानी, अभिषेक, ठीक है। तो आप लोगों में तुम्हें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। क्या बोला बुआ? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, इसी जगह आपको मिल जाएगा, अटैचमेंट पर ही मिल जाएगा। वहाँ हम अभी तुरंत अपलोड कर देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा, अगर अगर आप लोगों में और कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो काफ़ी वीक हैं, ठीक है, काफ़ी कमज़ोर हैं और बिहार बोर्ड के हैं, अगर वो क्या कहते हो कि अगर वो क्या कहते हैं कि मतलब पॉलिटेक्निक में एडमिशन करा लिए हैं और जिनको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, तो एक और हम शाम में अभी एक और घर पे जाते हैं, तो एक और हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन। वो बाय बोर्ड पर बताना शुरू किए हैं अभी, ठीक है। तो उनमें भी आप लोग देख सकते हैं, वो वाला जब वो पेड वाला है, यानी कि आपको उसमें पेमेंट करना होगा तब आप पढ़ सकते हैं। वो उन बच्चे के लिए है जो दिक्कत ज़्यादा होता है। हाँ, इसी आपसे पढ़ाएंगे, पर वो बोर्ड पर पढ़ाएंगे आपको, इसलिए वहाँ रहेगा। वो आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा। आपको अगर कोई ज्वाइन करना चाहिए तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सब तरह का प्रॉब्लम दूर हो जाता है उससे। जिनको उसमें जुड़ना होगा वो आप हमसे कॉल करके बात कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। चलिए, इसको इतना ही पर रखते हैं। इसका पीडीएफ भेजते हैं, पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा और मेमोरी करना बना लीजिएगा अपने से। चलिए, आप लोग वन बाय वन करके रिमूव हो जाइए।
रिमूव वन बाय वन प्लीज। रिमूव वन बाय वन प्लीज। कौन वाला क्लास हुआ? एक क्लास अभी है? क्या बोल रहे थे, एक क्लास? ओह अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक ठीक ठीक, ये उनके लिए है जिनको काफी ज्यादा दिक्कत होता है, जो खरीद लिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम भी सोचे कि स्टार्ट करते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बिहार बोर्ड 12th वाला? हाँ देखो, वो जो बोले ना, वो जो है, वो आपको अभी ना एक फोटो दिखा रहे थे, ये वाला जो आप देखे होंगे। ये वाला है कि इसमें ये हम अपना घर पे खुद करते हैं शाम को। इस बार सोच रहे हैं एडजस्ट करें, तो जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उस तरह के बच्चे को इसमें थोड़ा और कम हो जाएगा इसका, ठीक है, जो अमाउंट है वो आप ले सकते हैं अगर जिनको दिक्कत है। वरना जो हम जो पेपर पढ़ाते हैं वहाँ तो पढ़ा ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो नेट का प्रॉब्लम हो गया होगा। हाँ, शाम को फोन करना होगा ना, 4 बजे के बाद अगर हम लोग बैच स्टार्ट करते हैं, जिनको जिनको दिक्कत है वो स्टार्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिनको लगता होगा कि नहीं हम बहुत दिक्कत में हैं, हमें सही समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सिर्फ एक ग्राफिक्स पेपर के ऊपर बना देंगे, सब हो जाएगा। अब क्लास तो हमें नहीं लग रहा है कि होगा। ये लगता है लास्ट क्लास मेरा ही हो रहा होगा, क्योंकि और सब तो पता नहीं है कि चल गए होंगे। देखिए, जो भी सर का क्लास है ना, उस सर से आप लोग पहले बात कर लीजिए, नंबर का जो ग्रुप में ऐड किए हो नंबर वहाँ मिल जाएगा आपको। उनसे पूछ लीजिए कि सर मेरा क्लास है, क्लास कब लेंगे। उसके हिसाब से आप अपना बात कर लीजिए सर से। मेरा क्लास में तो आज नहीं भी था, तो फिर हम ले लिए। कल नहीं भी होगा तो फिर हम ले लेंगे, क्योंकि हमको ख़त्म भी तो करनी है ना। ठीक है।